हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे। काफ़ी सिंपल है, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी होगी। पहला चीज़ क्या है इसमें, द क्वांटिटी इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन। मतलब ऐसा दो क्वांटिटी हो कि जिनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका सेम डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ और इनको अच्छा लैंग्वेज में लिखा गया है। वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विथ द सिमिलर क्वांटिटी ओनली एंड गिव राइज द सिमिलर क्वांटिटी। ठीक है, ये यही बता रहा है कि अगर आपके पास 4 मैंगो और 2 एप्पल है, ठीक है, तो आप इनको 6 मैंगो नहीं बोलोगे। ठीक है, या नहीं, ऐसा भी कोई नहीं बोल सकता कि इसको 6 एप्पल बोल दे। ठीक है, क्योंकि ये मैंगो है, ये एप्पल है, ये आपस में ऐड नहीं होगा। ठीक है, अगर यहीं पर 4 मैंगो है, इसमें से 2 मैंगो सब्ट्रैक्ट कर दो तो आप क्या बोलोगे, 2 मैंगो है। ठीक है, तब तो बोल पाओगे। अगर वही 4 एप्पल है, अगर इसमें से 2 एप्पल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आप क्या बोलोगे, 2 एप्पल है। ठीक है, मतलब सेम के साथ आप एडिशन कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। यहाँ पे मैंगो था और रिजल्ट भी क्या आया, मैंगो आया। ये अलग बात है कि आपका ये न्यूमेरिकल वैल्यू कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एप्पल, यहाँ पर एप्पल, यहाँ पर भी आपका एप्पल ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वहीं पर अगर क्या करते, अगर मैं ऐड कर दूँ 4 मैंगो प्लस 2 मैंगो होता तो यहाँ पे हम 6 मैंगो कर सकते थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि सिमिलर के साथ ही हम सिमिलर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वही चीज़ हमें रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन या इक्वेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, अब देखो इनका क्या मतलब है कि जो आपका LHS में है वही आपका RHS में आना चाहिए। ठीक है, तो LHS में क्या था, मैंगो एप्पल था, तो ये तो आया नहीं ना। यहाँ पर देखो 2 एप्पल है, यहाँ पर भी LHS में एप्पल एप्पल ही है ना, तो यहाँ पर भी आपका एप्पल ही आया है, मतलब ये सही है। यहाँ पर देखो 2 मैंगो है, यहाँ पर क्या आया, मैंगो ही आया। तो कहने का मतलब हुआ अगर डिस्टेंस में x कोई आपका क्या है, यहाँ पर अननोन है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका x क्या है, कोई अननोन है। ठीक है, तो डिस्टेंस में से कोई अननोन सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या होना चाहिए, LHS और x और RHS में क्या बता रहा है, दोनों साइड में सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो ये आपका डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर में से कोई अननोन है x, वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आना चाहिए, LHS और RHS क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये आपका प्रेशर आना चाहिए। एक चीज और x क्या होना चाहिए, जो आपका अननोन है यहाँ पर x, वो क्या होना चाहिए। अब देखो डिस्टेंस में से किसको घटाओगे, डिस्टेंस को ही घटाओगे तभी तो डिस्टेंस मिलेगा। तो ये अननोन भी ना, यहाँ पर आपका x जो है डिस्टेंस होगा और यहाँ पर जो ये अननोन है वो आपका क्या आना चाहिए, ये शुड भी क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, यही आपका बता रहा है कि क्वांटिटी ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सप्रेशन या इक्वेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन। अब क्या है, यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इनके मदद से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी आप फार्मूला का डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो आप चेक कर सकते हो। अब इनको हम काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। T = 2π√L/G है। ठीक है, आपसे पूछा गया चेक डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है इनका भी हम पता लगा लेते हैं। तो आपका LHS और RHS में दोनों का सेम डायमेंशन होना चाहिए। चलो लिख लो, तो LHS की तरफ क्या डायमेंशन लिखोगे, T। 2π क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होता है, एक तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो गया और पाई भी यहाँ पे ना 3.14 वैल्यू होता है, वो भी कांस्टेंट में आता है। तो वो भी क्या होता है, यूनिटलेस बोल लो या डायमेंशनलेस बोल लो, दोनों होता है ये। तो अब क्या है कि L और G, L यहाँ पर क्या बताता है इस फार्मूला में, L आपका लेंथ को बताता है और आपका G क्या बताता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करो तुम, L का डायमेंशन लेंथ और G का LT-2 होता है। ठीक है, अब इनका ब्रैकेट के ऊपर क्या दोगे, इसका पावर, ये रूट के साथ है ना तो हाफ आ जाएगा ना, तुम्हारा हाफ आ जाएगा। L से L को जाने दो, कट जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा, तो यहाँ पे T है
और यहाँ पे t नीचे है ना 1/t⁻², उनको ऊपर करोगे तो t का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर क्या है, एक पावर में हाफ है, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करोगे तो ये कट कर कितना आया आपका t = t। तो मतलब क्या हुआ आपका डायमेंशन ऑफ LHS = डायमेंशन ऑफ RHS, दोनों में तरफ क्या है, टाइम ही है। तो ये आपका LHS = RHS हो गया। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बताता है कि जब आपका LHS और RHS इक्वल हो तो वो आपका डायमेंशनली फार्मूला क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। अब ये फार्मूला देखो, t = 4π√L/g है। तो इस दोनों में क्या चेंज आ गया, तो यहाँ पे ना न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आ गया। यहाँ पर आपका 2π था और यहाँ पर क्या आ गया, 4π हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका भी डायमेंशन निकालो, इसको तो आप कांस्टेंट बोल देते हो, तो यहाँ पर भी तो सेम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत हुआ, ये जो फार्मूला है फिर से इनका निकालोगे तो ये आपका डायमेंशनली करेक्ट होगा। लिख लो, डायमेंशनली क्या हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया, बट फिजिकली जो है ये आपका इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो टाइम पीरियड का मैंने बताया SHM में आप पढ़ोगे, अभी के लिए आप फार्मूला अगर आपने लर्न किया होगा तो वो होता है टाइम पीरियड का फार्मूला t = 2π√L/g। यहाँ पर क्या दे दिया, 4π दे दिया, डायमेंशनली तो करेक्ट हो गया। बट जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड तो पिछले के कंपेरिजन में यहाँ पे डबल आ जाएगा ना, तो ये तो फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट डायमेंशनली दे दिया। तो एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ डायमेंशनली करेक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट हो, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला देखो, ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन में आप पढ़ोगे v = u + at। आपने पढ़ा भी रखा होगा, क्लास 9 से ये फार्मूला आ जाता है, आपको ये पता होगा कि ये फार्मूला होता है। अगर ये एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, यहाँ पर मैंने लिखा v = u + 4at, ठीक है। ये अब देखो डायमेंशनली का बात करो तो दोनों क्या होना चाहिए, आपका करेक्ट होना चाहिए। चलो एक बार हम LHS और RHS देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो LHS के तरफ अगर देखोगे तो वेलोसिटी को क्या लिखोगे, LT-1। चलो इधर आओ, इधर तुम्हारा u क्या है, स्पीड है। स्पीड क्या होता है, ये आपका फाइनल स्पीड होता है, ये इनिशियल स्पीड होता है। तो LT-1, u भी एक तरीका वेलोसिटी ही होता है, इनिशियल वेलोसिटी हो तो v फाइनल वेलोसिटी होता है, प्लस एक्सीलरेशन क्या होता है, LT-2, ठीक है। और यहाँ पर एक टाइम है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका LT-1 = LT-1 और प्लस ये भी आएगा आपका LT-1। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये देखो आपका क्या हुआ कि बताया था मैंगो ही आना चाहिए, तो यहाँ पर वो आ रहा है। जो आपका LHS में है वही आपका RHS में ये वैल्यू आ रहा है। इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे अगर प्रोसीड करोगे LT-1 और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 2LT-1। ये तो 2 तो क्या होता है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब आपका LHS = RHS यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी करोगे तो ये वैल्यू का तो कोई असर होता नहीं है ना, इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन क्या ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है, हाँ ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली ये आपका करेक्ट है। क्या ये फिजिकली करेक्ट है, क्या ऐसा आप फार्मूला पढ़ते हो, ये लगाओगे तो रिजल्ट तो गलत दे देगा, तो ये आपका फिजिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो चीज़ आपका डायमेंशनली करेक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ध्यान में रखना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक ना। फोर्स यहाँ पे F जो है आपको बता रखा है फोर्स है, T यहाँ पर टाइम है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा क्लियर कर देगा कि यहाँ पर F क्या है, T क्या है और कौन कौन कांस्टेंट है, और बता रखा है ABC आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे आपको जो डायमेंशन निकालना है ना वो कांस्टेंट का निकालना है, A, B और C का डायमेंशन निकालना है। चलो निकालते हैं। इक्वेशन लिख लो पहले, A + BT + CT², ठीक है। अब एक चीज़ बताया, ये क्या हो रहा है,
सारे आपस में ऐड हो रहा है, तो LHS क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए RHS का। LHS में क्या है आपका, फोर्स है, तो A क्या होना चाहिए आपका, फोर्स ही होना चाहिए। तो ऐसा बोल सकते हो कि आप F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू F BT इक्वल टू CT स्क्वायर। ये ऐड हो रहा है ना, तो ऐड क्या होता है आपस में, इक्वल होता है सब, ये और ये आपस में भी सेम होना चाहिए, और LHS इक्वल टू RHS भी होना चाहिए। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से निकाल लो, पहले आप A का वैल्यू निकाल लो। तो इस दोनों से आप A का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो A का आपका डायमेंशन क्या होगा, जो फोर्स का होगा, फोर्स का क्या होता है MLT-2, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब आप B का निकालोगे, ठीक है, तो B का क्या कर लो, इसी से निकाल लो। तो F इक्वल टू BT, ठीक है। तो B कैसे निकालोगे, तो B निकालोगे आप, B का डायमेंशन फोर्स अपॉन टाइम, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है MLT-2, और यहाँ पर क्या हुआ, टाइम, तो ये क्या हुआ आपका MLT- ऊपर चला जाएगा ना, T-3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट C निकालना है, तो इसी से आपस में फोर्स से रिलेशन निकाल सकते हो। आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। आसान होगा कि यहाँ पे फोर्स एक ही है, तो फोर्स और CT स्क्वायर में रिलेशन देख लो, तो वो क्या आ जाएगा आपका, फोर्स इक्वल टू CT स्क्वायर। तो फोर्स क्या हुआ आपका, C निकालना है हमें, तो C के लिए क्या करना है, फोर्स अपॉन T स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है MLT-2, और यहाँ पर क्या हुआ आपका T स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा MLT⁻⁴। तो ये आपका C का डायमेंशन निकल के आया। यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलता है कि आपस में अगर कोई ऐड हो रहा है तो वो क्या है, इक्वल है, मतलब ये और ये आपस में ऐड हो रहा है। फिर हम क्या जानते हैं, LHS इक्वल टू RHS, तो हमने LHS इक्वल टू RHS कर दिया, आपके पास ये रिलेशन बन गया है। यहाँ से आप अपना कॉन्स्टेंट जो भी पूछा जा रहा है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू AT² प्लस B/C+T, वेयर P क्या है आपका मोमेंटम है और T क्या आपका टाइम है, और पूछा जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C, और यहाँ पर A, B और C क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। A, B एंड C आर कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में मिसिंग था, ठीक है। यहाँ पे A, B, C और कांस्टेंट है, उसी का आपको डायमेंशन निकालना है। तो लगाओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि दोनों आपस में ऐड हो रहा तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका AT² इक्वल होना चाहिए B/C+T के। एक चीज़ और आप जानते हो, LHS क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे आपका मोमेंटम के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से A निकाल लो, A आसानी से इन दोनों रिलेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास वेलोसिटी LT-1, ठीक है। यहाँ पर A आपका कांस्टेंट है और टाइम क्या होता है T²। तो A निकालना है आपको, A का डायमेंशन वो क्या हो गया MLT-1 और नीचे में T²। तो ये आपका निकल के आ गया ML, ये ऊपर जाएगा तो T-3 कर देगा। तो आपका A निकल के आया। चलो अब B कैसे निकालोगे। अच्छा, ये दोनों, इनको देखो नीचे में, ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है। जहाँ पर भी कोई चीज़ें आपस में ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, आपस में इक्वल है। जैसे C+T है ना नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर, तो इसका मतलब हुआ कि C इक्वल टू T है। तो आपका C का डायमेंशन क्या निकल के आ गया, T, ठीक है। अब देखो, अब आपको B का निकालना है। B कैसे निकालोगे, इन दोनों में रिलेशन निकालो, ठीक है। तो आप मोमेंटम इक्वल टू B/C+T करोगे।
अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे नीचे में ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये नीचे में दोनों आपस में ऐड हो रहा है ना, मतलब सेम है, तो कोई एक ले लो, उनका वैल्यू रख दो, तो आपका काम हो जाएगा, दोनों को लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएगा, हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम किसी एक को ही रखते हैं और उसको रखते हैं कि जो आपको आसानी से पता हो। यहाँ पे आपको सी का वैल्यू पता चल गया, टी प्लस टी क्या आता, 2t आता, ठीक है। अगर आप वैल्यू रखोगे और 2 क्या होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, आगे आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो इतना आसान नहीं होगा, तो आप क्या करो, एक किसी को छोड़ दो, ठीक है। तो दोनों तो सेम ही आता है ना, तो अगर टी आपको पता है, सी कांस्टेंट है, इनको हटा दिया करो, तो आपका कुछ ये हो गया b बाय टी, ठीक है। तो अब यहाँ से b निकाल सकते हो, तो आप b का कैसे डायमेंशन निकालोगे, मोमेंटम इनटू टाइम कर दोगे, मोमेंटम कितना निकला, mlt माइनस 1 होता है, और यहाँ पे आप t मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा, ठीक ना। इनका पावर 1 है, दोनों ऐड होके 0 हो जाएगा, किसी चीज़ का पावर 0 1 होता है, तो आपका b का डायमेंशन निकल के आ गया। तो आपका a का डायमेंशन ये रहा, ठीक है, b का डायमेंशन ये रहा और c का डायमेंशन ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा जो है उनका डायमेंशन पूछा जा रहा है, ठीक है, और फोर्स है, f यहाँ पे फोर्स को बता रहा है, v यहाँ पर वेलोसिटी को बता रहा है और x यहाँ पे आपको डिस्टेंस को बता रहा है, और ये अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, उसी का डायमेंशन आपको निकालना है। चलो निकालो, लगाओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या करना है, दो आपस में ऐड हो रहा है तो उनको इक्वल करो, तो फोर्स और वेलोसिटी को इक्वल करोगे बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर से। फिर क्या है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ये भी इक्वल होना चाहिए किन का, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों से रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फोर्स का भी डायमेंशन पता है, वेलोसिटी का भी और टी स्क्वायर का भी, तो अल्फा आसानी से निकाल सकते हो। तो इन दोनों को आपस में रिलेशन निकालो इन दोनों से, तो क्या होना चाहिए आपका, अल्फा का डायमेंशन फोर्स वेलोसिटी और इधर टी स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ आपका, एम एल टी माइनस 2 मास इंटू एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1, और टाइम का क्या होता है टी स्क्वायर। अब इनको एक साथ लिख लो, एम एक ही है, एम, एल कितना है 2 है, एल स्क्वायर, टी कितना लिखोगे, यहाँ पे ये और ये आपस में 0 दे देगा, तो t का पावर -1। तो यहाँ से आपका डायमेंशन किसका निकला, अल्फा का निकला। अब आपको बीटा निकालना है। बीटा कैसे निकालोगे, बीटा इन दोनों से रिलेट कर लो, आप इनसे भी कर सकते हो, अल्फा वैल्यू पुट करो, थोड़ा वो लेंदी पड़ जाएगा, तो यहाँ से बीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बीटा देखोगे तो बीटा क्या करोगे आप, बीटा के लिए इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इंटू वेलोसिटी के साथ एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है आपका एम एल टी माइनस 2, और वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस 1, और एक्स क्या होता है आपका एल स्क्वायर। तो एक साथ लिख लो सबको, एम एल का यहाँ से L1 2 2 4 और t क्या हो जाएगा -3। तो आप इस तरीके से, यहाँ पे दो चीज़ पूछा था, अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू निकल के आ गया। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये आपका वंडरवाल इक्वेशन होता है, आप लोगों में से बहुत लोग इनको जानते भी होंगे। यहाँ पर P किसको बताता है, प्रेशर को बताता है, B किसको बता रहा है, मोलर वॉल्यूम को बता रहा है, T यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बता रहा है, R यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, और AB और यहाँ पे दे भी दिया गया, AB एंड R को यहाँ पे ना कांस्टेंट बना दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ AR, तो यहाँ पे A का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो इक्वेशन लिखो यहाँ पे, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन IIT में, नीट में और एम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कभी A पूछा है, कभी B पूछा है, कभी RT का वैल्यू पूछा है, कभी A इंटू बी पूछा है। तो हम सारा पार्ट को एक साथ कवर कर लेंगे। तो अच्छा ये बताओ, यहाँ पे प्रेशर के साथ ये क्या हुआ, ऐड किया गया है, मतलब ये क्या होना चाहिए आपका A अपॉन वी स्क्वायर, ये आपका
मस्ट बी प्रेशर, प्रेशर के साथ ऐड हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, देख लो, तो प्रेशर होना चाहिए। तो आप यहाँ से बोल दोगे कि प्रेशर का वैल्यू क्या निकालेंगे हम, आपस में एडिशन है ना, जो P का डायमेंशन होगा वही A/V² का डायमेंशन होगा ना। तो यहाँ से A का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, A का डायमेंशन आप निकालोगे प्रेशर इनटू यहाँ पे वॉल्यूम का स्क्वायर करके। चलो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होता है mLT-2 मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे एरिया क्या होता है L²। तो इससे इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा mL−T-2। तो ये आपका डायमेंशन किसका निकला, प्रेशर का निकला। तो यहाँ पे प्रेशर दो mL−1T-2, और यहाँ पर क्या है V² मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, जो आपका वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है वो L⁻³ होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होता है ना आपका विड्थ। तो यहाँ पे वॉल्यूम का L⁻³ इंटू 2 तो L⁻⁶, ठीक है, स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ पे L क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, T-2। तो यहाँ से आपने A का डायमेंशन निकाला। तो 4 ऑप्शन गिवन था, IIT में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इनका आंसर क्या है mL⁻⁵ T⁻²। वही आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, वंडरवॉल इक्वेशन है, और इस बार क्या चेंज हुआ, B का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो वंडरवॉल इक्वेशन क्या है P+A/V², और यहाँ पर क्या आपका V-B = RT। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हो कि B का वैल्यू, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसको पकड़ कर मैं यहाँ ले रहा हूँ V-B। अच्छा, ये दोनों क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में से कुछ भी घटा रहे तो B क्या होना चाहिए, ये भी आपका वॉल्यूम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो यही बताता है ना, सेम में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब B हमारा वॉल्यूम के बराबर है, तो B क्या हो जाएगा आपका, B का डायमेंशन B शुड भी वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, और वॉल्यूम का क्या होता है L⁻3। तो आपका B का डायमेंशन यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर क्या है आपका वंडरवॉल इक्वेशन है, और इस बार पूछा जा रहा है R और T का डायमेंशन बताइए। और R/T का डायमेंशन क्या बताओगे, R इंटू T आपका RHS में है तो वो LHS के इक्वल होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं, P+A/V² है यहाँ पर V-B है, और यहाँ पर RT है, ठीक है। तो RT का डायमेंशन इन दोनों यहाँ जो है इनके बराबर होना चाहिए ना। तो RT का हमें डायमेंशन निकालना है, हमें RT का डायमेंशन निकालना है। अच्छा, ये बताओ कि प्रेशर में कुछ ऐड हो रहा है, ये दोनों मिलकर क्या देना चाहिए, हमें प्रेशर देना चाहिए, और ये दोनों क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो मतलब B भी वॉल्यूम होगा। तो ये दोनों क्या है, वॉल्यूम है। तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम जो निकालोगे तो ये RT मिलना चाहिए, ठीक ना, RT का डायमेंशन मिलना चाहिए। तो आप RT के लिए क्या कर लो, प्रेशर और वॉल्यूम का डायमेंशन लिख लो। तो प्रेशर क्या होता है, आपको बताया था प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है mLT-2, और एरिया क्या होता है नीचे L²। इससे ये काट दो तो क्या हो जाएगा mL−T-2। तो आपका प्रेशर निकला mL−1T-2, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है L3। तो ये दोनों RT मिलकर कितना हो गया mL²T-2। तो आपका RT निकल के आया mL²T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका वही वंडरवॉल इक्वेशन है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ AB/RT, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। तो अब देखो आपको A निकालना होगा, B निकालना होगा और RT निकालना होगा। प्रीवियस पार्ट में हमने A निकाल लिया है, A का वैल्यू कुछ ये आया था, B निकाल चुके हैं और RT निकाल चुके हैं, ठीक है। तो मैं फिर से दोबारा मैं वापस नहीं निकाल रहा हूँ और सीधा मैं यूज कर रहा हूँ। तो आपने A और B निकाल रखा है, आपको निकालना क्या है AB/RT ना। तो यहाँ से A कितना है अपने पास mL⁵ T⁻², B कितना है L³
अपॉन आर टी कितना निकला है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। आप इनको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका ए बी अपॉन आर टी का डायमेंशन मिल जाएगा। चलो मैं करता हूँ कैलकुलेट। क्या होता है, इस m से इस m को जाने दो, ठीक है, और इस टाइम से इस टाइम को जाने दो। टी के पावर -2 ऊपर भी है नीचे भी चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा l के पावर 8 और नीचे आ जाएगा आपका l का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा l के पावर 6 आ जाएगा। तो कितना सिंपली हम कर पाए, लेकिन आपको ए बी और आर टी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सारा पॉसिबल जितना भी पार्ट था वहाँ हमने वो सारे कैलकुलेट कर लिया, और ये सारे पार्ट हमने 4 पार्ट देखे। चारों पार्ट ना IIT नीट और एम्स में आया हुआ, प्रीवियस ईयर बुक देखोगे तो आपको पता चले। देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक और प्रॉपर्टी जाता है, इससे पहले आप पढ़ चुके हो। क्या क्या पढ़ रखा है आपने कि हम 2 क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो भी सेम ही क्वांटिटी होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज़ होता था, और LHS इक्वल टू RHS होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है इस प्रॉपर्टीज में कि आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, वो सारे क्या होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जैसे आपका साइन थीटा है, ठीक ना, साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या, एक लेंथ हुआ, और हाइपोटेनस भी एक लेंथ हुआ, तो दोनों आपस में कट कर क्या हुआ, ये डायमेंशनलेस हुआ। इसी तरीके से अगर थीटा की बात करो ना, तो थीटा क्या होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, ठीक है, आपको पता है, ये प्लेन एंगल में बताया था। ये थीटा मेजरमेंट करते हैं, ये अपना क्या होता है आर्क होता है, और ये रेडियस होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का लेंथ हुआ, और ये भी आपका लेंथ हुआ, तो ये भी आपका डायमेंशनलेस हुआ। तो आपका पूरा होल भी डायमेंशनलेस हुआ, और अगर थीटा की बात करें तो वो भी डायमेंशनलेस हुआ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन, जैसे मैं इसके स्क्रिप्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक ना, इसके अंदर में जो आपका है वो भी क्या है आपका डायमेंशनलेस है, ठीक है। अच्छा, ये साइन थीटा का होल का बात करूं तो ये भी आपका डायमेंशनलेस हुआ, ठीक है, आपने देख लिया। सिमिलरली यहाँ पर बता दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके log ऑफ x, अंदर में जो x है वो भी आपका डायमेंशनलेस हुआ, और पूरा बात करें log x का तो वो भी आपका डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। जैसे e के पावर x है, तो e के पावर वाला टर्म भी आपका क्या है डायमेंशनलेस है, ठीक है। और होल बात करें e का पावर x, यहाँ पे मैं टोटल को ले रहा हूँ, वो भी आपका डायमेंशनलेस है। अब जैसे 2 के पावर x, तो ये जो पावर वाला फैक्टर है ये भी डायमेंशनलेस है, और अगर 2 का होल टू द पावर x है तो वो भी आपका डायमेंशनलेस है। तो आप याद रखोगे मैथमेटिकली फंक्शन जो भी होते हैं ना, जनरली वो डायमेंशनलेस होते हैं। अब इनका हम यूज करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, आपको और बेटर समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फोर्स इजिकल टू ए साइन बी टी प्लस सी कॉस डी टी दे रखा है, जहाँ पे आपका एफ बता रखा है कि फोर्स है, टी टाइम है, और ए बी सी डी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो इसी कांस्टेंट का आपको डायमेंशन निकालना है। चलो ठीक है, निकालते हैं। फोर्स इजिकल टू ए साइन बी टी प्लस सी कॉस डी टी है, ठीक है। अच्छा, ये आपको बताया था साइन थीटा है ना, जो ये आर्ग्यूमेंट होता है, ये वाला अंदर वाला, ये क्या होता है डायमेंशनलेस। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे आपके पास क्या है साइन बी टी है, मतलब थीटा के प्लेस पे ये है, तो आपका ये बी टी क्या होना चाहिए डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो बी टी इक्वल टू 1 बोल दो, ठीक है। 1 को आप एम नोट एल नोट टी नोट भी बोलते हो। तो यहाँ से आपका बी क्या निकल के आया, टी इनवर्स, ठीक है। डायमेंशन ऑफ बी निकल के आ गया। सिमिलरली आप क्या करो, ये कॉस देखा, कॉस के अंदर वाला है तो इनको बोल दो डायमेंशनलेस है। तो यहाँ पे कॉस डी टी है, तो ये अपना डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो डी टी इक्वल टू 1, तो आपका डी कितना निकल गया, टी इनवर्स, ठीक है। तो आपका बी और डी का डायमेंशन निकल गया, तो बी और डी निकल गया। अब ए और सी देखना है, ठीक है। तो यहाँ से आओ। अच्छा, ये वाला फंक्शन क्या होता है, अच्छा इसको तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, दोनों आपस में ऐड हुआ है, तो मतलब ये आपका क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, और ये भी क्योंकि LHS में फोर्स है, ये भी आपका फोर्स होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि F का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन होना चाहिए, ए साइन बी टी का इक्वल टू सी कॉस
dt का, क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो रहा था, फिर हमने RHS इक्वल टू LHS किया। तो इन दोनों को देखो, ठीक है ना, इन दोनों से a का वैल्यू निकालो। अच्छा, ये साइन जो वैल्यू है आपस में साइन ऑफ थीटा अगर है, साइन ऑफ थीटा है, तो ये पूरा भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो ये वाला टर्म तो साइन BT डायमेंशनलेस हो गया, तो a का क्या डायमेंशन होगा, जो फोर्स का डायमेंशन है वही होगा। तो a का डायमेंशन क्या हुआ, MLT-2। अब सिमिलरली c का निकालोगे तो इन दोनों में रिलेशन निकालोगे, तो क्या लिखोगे, F इक्वल टू C cos ऑफ dt। तो यहाँ से इनको आप क्या बोल दोगे, डायमेंशनलेस। तो यहाँ से आपका c का डायमेंशन वही होगा जो डायमेंशन फोर्स का होगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। तो इस टाइप से हमने c भी निकल गया, a भी निकल गया, c a और आपका d और b भी निकल गया। तो हमने चारों पार्ट का डायमेंशन निकाल लिया। तो इस तरीके से आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखोगे तो उनका आर्ग्यूमेंट को भी डायमेंशनलेस बोलोगे, फिर उनके होल वैल्यू को भी डायमेंशनलेस बोलोगे, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। अभी हम देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू F/v² साइन बीटा टी, जहाँ पे आपका F फोर्स है, V वेलोसिटी है और T टाइम है। आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलो निकालो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करो। अल्फा इज इक्वल टू F/v² साइन बीटा टी। सबसे पहले क्या करो कि कोई साइन फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट दिखे ना, तो उनको डायमेंशनलेस, आपको पता है ये डायमेंशन लेस है आर्ग्यूमेंट। तो बीटा टी इक्वल टू आप क्या बोलोगे, m0 L0 T0, डायमेंशन लेस। तो यहाँ से आप बीटा कैसे निकालोगे, तो आपका बीटा निकल जाएगा, इधर डिवाइड कर दोगे तो m0 L0 और t के पावर -1। बीटा निकल के आ गया, बीटा का डायमेंशन। अब आपको किसका निकालना है, अल्फा का। क्या ये होल जो आपका साइन फंक्शन है ये भी डायमेंशनलेस होता है। तो अब क्या बचा आपके पास, अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए अब जो आपके पास बचा है वो क्या है, फोर्स अपॉन वेलोसिटी का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या जानते हो, MLT-2 और वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1 होता है। और इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। MLT-2 और नीचे आ गया आपका L² और t के पावर -2, ठीक है। t के पावर -2 नीचे ऊपर है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। एक l से ये एक l कट गया, तो आपका जो डायमेंशन बचा ML-1 और t का पावर 0, t में कुछ रहा नहीं। तो ये आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ अल्फा इक्वल टू F/v² अपॉन बीटा², साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग, और ब्रैकेट में जो आर्ग्यूमेंट है 2π बीटा अपॉन v²। यहाँ पे आपको बता दिया कि F यहाँ पे फोर्स और v आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डायमेंशन बताना आपको अल्फा और बीटा का। चलो निकालो, कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू F/v² अपॉन बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे है लॉग 2π बीटा अपॉन v²। सबसे पहले अगर ऐसा फंक्शन दिखे ना आपको, मैथमेटिकल फंक्शन आ जाए, तो ब्रैकेट के अंदर देखो कोई जो फंक्शन है ना उनका आर्ग्यूमेंट, तो आपका क्या होना चाहिए, 2π बीटा अपॉन v², ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। m0 L0 और t0 होना चाहिए। अच्छा, ये 2π वाला वैल्यू क्या है, डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो बीटा का जो डायमेंशन निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपका वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा, और वेलोसिटी क्या होता है, LT-1 इसका स्क्वायर, तो वो क्या आपका निकलेगा, L² t के पावर -2, ठीक है। तो यहाँ से आपने बीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब बीटा निकल गया, अब आपको अल्फा निकालना है। क्या ये जो टोटल यहाँ से यहाँ का वैल्यू है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये तो अब चला गया, तो आपके पास जो बचा ना, अल्फा इज इक्वल टू F/v² अपॉन बीटा का स्क्वायर बचा है। तो इनका डायमेंशन निकाल लोगे तो बीटा निकल के आ जाएगा।
अल्फा निकल के आ जाएगा और बीटा आपने निकाल रखा, तो सबका लिख लो यहाँ पे डायमेंशन। फोर्स आपको पता है mL/t-2, ठीक ना। वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी क्या होता है L/t-1 होता है ना, यहाँ पर इनको स्क्वायर में यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो फोर्स वेलोसिटी, नीचे में क्या बचा हुआ है बीटा का स्क्वायर, तो बीटा क्या है आपका, बीटा का स्क्वायर है ना, तो उनका स्क्वायर कर दो, L के पावर 4 और T के पावर -4, तो ये आपका इधर आ गया। अगर इनको सारे को कैलकुलेट करो तो आपको अल्फा का वैल्यू निकल के आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक मास है, ठीक है, L यहाँ पर कितना है 2 3 है, नीचे से ये चल के 1 बचेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये L-1 आएगा। T क्या है, T का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, नीचे भी 4 है, तो ये आपका चला जाएगा T। तो आपका जो वैल्यू बच के आएगा अल्फा का वो क्या आएगा mL के पावर -1। तो आपका अल्फा और बीटा निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन, ये इक्वेशन आज मैं बताया था आपको क्या होता है, वंडरवाल इक्वेशन होता है, इक्वल टू क्या होता था RT, यहाँ पे वो बता रखा है कि वो कांस्टेंट है, द यूनिट ऑफ ए। इससे पहले आप क्या निकाल रहे थे डायमेंशन ऑफ ए, अब यहाँ पे पूछ दिया यूनिट ऑफ ए। यहाँ पर भी आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है, P + A/v² है ना, इंटू v - b इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए, ये प्रेशर है, P प्रेशर को बता रखा है, यहाँ पे बताया नहीं है P क्या है, तो आपको जान लेना चाहिए P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है। तो आपका P यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होना चाहिए A/v², ठीक है। तो आपको A निकालना है, यही पूछा जा रहा है ना, A का यूनिट क्या होगा, तो A का कैसे निकालोगे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर होता है वॉल्यूम का स्क्वायर। चलो सबका यूनिट लिखो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये CGS में दे दिया है, तो आप CGS में लिखो। फोर्स को CGS में क्या लिखोगे, डाइन लिखोगे। अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड जैसा कुछ दिया नहीं है, तो हम मैग्नीट्यूड पे उतना ध्यान नहीं देंगे। आपको पता है कि फोर्स और डाइन में रिलेशन जो होता है, SI में बात करो तो 10 के पावर 5 फैक्टर आता है, लेकिन यहाँ पर उनका बात नहीं है, क्योंकि दे नहीं रखा है मैग्नीट्यूड, तो हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हम ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे में एरिया है, तो एरिया की जगह पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है मीटर का क्यूब होता है ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का, ठीक है, क्यूब होगा, और उनके पावर क्या है स्क्वायर है, तो वो करोगे तो 6 हो जाएगा। तो इससे अगर आप कट करोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा आपका डाइन इंटू सेंटीमीटर का पावर 4 आ जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो 6 - 2 कर देगा, तो 4 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, तो देख लो क्वेश्चन का लैंग्वेज भी कभी कभी डिफरेंट होकर पूछा जा सकता है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन एज, ठीक ना। यहाँ पर u जो है पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, a अंडर रूट के साथ x है डिवाइडेड बाय x² प्लस बीटा, वेयर a एंड b आर डायमेंशनल कांस्टेंट। a और b आपका यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो आपको पूछा गया कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर a इंटू बी इज क्या होगा। तो आपको पहले a निकालना है, फिर b निकालना है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ठीक है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, a√x डिवाइडेड बाय x² प्लस बीटा है, ठीक है। तो अच्छा नीचे वाले देख लो, दोनों आपस में ऐड हो रहा है ना, मतलब x² इक्वल होना चाहिए बीटा का, तो यहाँ से आपका बीटा का जो डायमेंशन निकला वो क्या हुआ L² निकला। तो हमने बीटा का वैल्यू, यहाँ पर ये बीटा नहीं है, ये आपका b है, तो हमने b का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। b का वैल्यू L² निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है a का वैल्यू। a का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है ना, m यहाँ पर किसको, मास को, ये g क्या होता है एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है L/t-2, और h क्या है आपका हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन mL²t-2। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है।
तो डायमेंशन लिख दो पोटेंशियल एनर्जी का mL²T-2। ए का वैल्यू आपको निकालना है, ए रहने दो, ये x क्या हो गया l, इसका पावर क्या हो गया 1/2, ठीक है, क्योंकि रूट के साथ है। अच्छा इन दोनों में से किसी एक को लिखो, तो आपको b का भी पता चल गया है और x² का भी पता चल गया, तो x² का ही वैल्यू लिख लो, तो वो क्या नीचे लिखोगे l², ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन देख लोगे तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। इसको इधर कर लो, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा m l के पावर 4 t के पावर -2, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ और नीचे डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा l के पावर 1/2। और ये जो देगा ये क्या देगा, a का डायमेंशन देगा, ठीक है। तो l का पावर ऊपर लेके जाओ, तो ये आपका 4 में से, यहाँ पे ऊपर 4 है, 4 में से अगर आप हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम इन दोनों का 2 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 - 1 मतलब ये 7/2 आएगा। तो यहाँ पे आप इनको लिख सकते हो कि a का जो आपका डायमेंशन होगा वो l के पावर 7/2 और यहाँ t के पावर -2, ठीक है। यहाँ a का डायमेंशन निकल गया, यहाँ b का निकल गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, a × b का डायमेंशन, तो ठीक है मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका m और l का क्या हो जाएगा, दोनों में ऐड हो जाएगा पावर, तो ये 7/2 + 2 आ जाएगा और t -2। तो इनको देखो क्या होता है ऐड करने पर, m l का पावर एलसीएम लोगे 2 आएगा, यहाँ 7 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 4 मतलब 11, ठीक है, 11/2 और t का पावर -2। तो आपका a × b का जो डायमेंशन निकल के आया वो ये आया। बताओ ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। कितना सिंपल था। इस तरीके से आपको एक अप्रोच फॉलो करना है। हाँ तो बच्चों आज के क्लास में हमने टोटल 15 क्वेश्चन करा। सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड थे, जिसके अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा कि कोई भी चीज़ को हम दो को ऐड करते हैं तो जो चीज़ को आप ऐड कर रहे हो जो रिजल्ट आएगा वही सेम चीज़ आना चाहिए, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में सेम रूल फॉलो होता है, LHS = RHS होता है। कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। आर्ग्यूमेंट भी उनका और होल भी वैल्यू होता है वो डायमेंशनलेस होता है। आप ये सारे क्वेश्चन हमने देखा तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ना वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, उनसे हम कैसे फार्मूला ड्राइव कर पाते हैं, वहाँ पर भी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही अप्लाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से पढ़ते रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।